हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपन ये जो मध्यकालीन राजस्थान इतिहास हमने शुरू किया था, मध्यकालीन राजस्थान इतिहास की पृष्ठभूमि, उसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट मैं इसके बना चुका हूँ और चौथा पार्ट है ये। और साथियों आप लोगों से मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर किया करो यार। आपके लिए जो नया टॉपिक सिलेबस के अंदर जोड़ा जाता है वो नया टॉपिक मैं कहीं से भी खोद कर आप लोगों के सामने लेकर आता हूं और उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग शेयर नहीं करते तो भाई आपकी इच्छा है, बाकी मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं। अब आपका काम आपको करना है, वो कैसे करना है वो आपकी इच्छा है। तो साथियों, अपन मध्यकालीन राजस्थान इतिहास की पृष्ठभूमि के अंदर पढ़ रहे थे राजस्थान की सामंत व्यवस्था। और सामंत व्यवस्था के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने बात किया था कि सामंतों के साथ में सामंतों से क्या लिया जाने लगा था, कर लिया जाने लगा था। सामंतों से सेवा के साथ साथ में क्या लेने लगे थे, कर लेने लगे थे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पट्टा रेख और बर्तु रेख पढ़ा था, पट्टा रेख और बर्तु रेख। उसके बाद में आज अपन जो टैक्स या कर पढ़ने वाले हैं वो है उत्तराधिकारी शुल्क। और आज की क्लास से ध्यान रखना, आज की क्लास से डेफिनेटली क्वेश्चन उठेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आज की क्लास में से प्रश्न नहीं आया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसके ऊपर इतने जो 2 या 3 बार मैं इसके ऊपर आपको वीडियो समझाऊंगा, ये इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न आज की क्लास से डेफिनेटली आने वाले हैं। तो भाई सभी लोगों के पास में वीडियो जाना चाहिए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करें। देखो, आज हम बात करेंगे उत्तराधिकारी शुल्क की कि एक पट्टा रेख और बर्तु रेख के अलावा एक शुल्क लिया जाता था जिसका नाम था उत्तराधिकारी शुल्क। देखो, इस उत्तराधिकारी शुल्क के अंदर क्या सिस्टम था कि सामंत व जागीरदार की मृत्यु के बाद में उक्त जागीर के नए उत्तराधिकारी से यह कर वसूल किया जाता था। मान लो कि जो जिस जागीर का जागीरदार है या जिस भूमि का जो सामंत है उसकी हो गई मृत्यु। अब उसकी मृत्यु होने के बाद में नया जो है वो वहां पर कौन बनेगा, सामंत बनेगा। क्या बनेगा, नया सामंत बनेगा या उत्तराधिकारी सामंत बनेगा। तब उस उत्तराधिकारी को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, एक बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर हमने पढ़ा था तलवार बंधाई कर। कौन सा कर था, तलवार बंधाई कर। अब ये तलवार बंधाई कर क्या था, तलवार बंधाई कर था कि नया ठिकानेदार बनने पर प्रजा उसको देती थी तलवार बंधाई के रूप में। लेकिन यहाँ पर इन जो उत्तराधिकारी है उनसे टैक्स लिया जाता है। अब अगर उनसे टैक्स लेंगे तो फिर ये उत्तराधिकारी किन से टैक्स लेंगे, प्रजा से टैक्स लेंगे। तो वही सिस्टम है यहाँ पर। तो इनसे जो कर लिया जाता जिसका नाम क्या है, उत्तराधिकारी शुल्क। तो उत्तराधिकारी शुल्क में है कि सामंत व जागीरदार की मृत्यु के बाद में उक्त जागीर के नए उत्तराधिकारी से उक्त जागीर के नए उत्तराधिकारी से यह जो कर है वो वसूल किया जाता था। अलग अलग रियासतों में उत्तराधिकारी कर का नाम अलग अलग था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा लेना कि अलग अलग रियासतों के अंदर उत्तराधिकारी से जो कर लिया जाता था उसको अलग अलग नाम दिया जाता। जैसे अगर मैं बात करूं, जोधपुर में पहले तो क्या कहते थे, पेशकशी। प्रश्न पूछे कि जोधपुर में उत्तराधिकारी कर को क्या कहा जाता था। अगर ऑप्शन में पेशकशी है तो पहले इसको क्या कहा जाता था, पेशकशी कहा जाता था। और बाद में हुकुमनामा कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, हुकुमनामा कहने लगे। अब मान लो दोनों ऑप्शन के अंदर आ जाए कि जोधपुर के अंदर उत्तराधिकारी कर को कहा जाता है, पेशकशी भी ऑप्शन में आ गया, हुकुमनामा भी ऑप्शन में आ गया, तो आपका सही उत्तर होगा हुकुमनामा। हुकुमनामा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसको बाद में या फिर ऐसे कहे कि आज के हिसाब से देखकर चले ना तो ये हुकुमनामा ही सही माना जाएगा। तो जोधपुर के अंदर पहले तो उत्तराधिकारी टैक्स को क्या कहा जाता था, पेशकशी, और बाद में इसको क्या कहा जाने लगा, हुकुमनामा। क्या कहा जाने लगा, हुकुमनामा। मेवाड़ और जयपुर के अंदर नजराना कहते थे। क्या कहते थे, नजराना कहते। मेवाड़ और जयपुर के अंदर नजराना कहते। जोधपुर के अंदर पहले पेशकशी बाद में हुकुमनामा, पहले पेशकशी और बाद में हुकुमनामा। और मेवाड़ और जयपुर के अंदर, मेवाड़ और जयपुर के अंदर इसको नजराना कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दोनों ही नजराना कहा जाता। कई रियासतों में कैद, खालसा, तलवार बंदाई कहते थे। इस उत्तराधिकारी टैक्स को, जैसे मैंने आपको अभी बताया था
कई रियासतों में इनको कैद भी कहा जाता, खालसा भी कहा जाता और तलवार बंदाई तो बिजोलिया में कहा ही जाता था। ठीक है, तो कई रियासतों में इनको कैद, खालसा और तलवार बंदाई भी कहा जाता था। आपसे पूछे कि निम्न में से उत्तराधिकारी शुल्क को कहते थे, ऑप्शन के अंदर खालसा नाम आए तो आप ये मत सोचना कि खालसा तो सिर्फ भूमि होती है, नहीं भाई, खालसा भूमि नहीं होती है। यहाँ पर टैक्स को भी कहा जाता है। कौन से टैक्स को? उत्तराधिकारी टैक्स को। कौन से टैक्स को? उत्तराधिकारी टैक्स को। कैद, खालसा, कैद भी कह सकते हैं, खालसा भी कह सकते हैं, और साथ में तलवार बंदाई, ये अलग अलग रियासतों के अंदर इनको कहा जाता था। तो भाई बात समझ में आ रही है तो लाइक वाला बटन दबा दो। ठीक है, देखो, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? जैसलमेर, बाकी सारी की सारी रियासतों के अंदर उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था, किसको छोड़कर? जैसलमेर को छोड़कर। तो जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत होगी जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क जो है वो नहीं लिया जाता था। कौन सी रियासत में? तो जैसलमेर रियासत में। प्रश्न पूछे कि कौन सी रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो जैसलमेर रियासत के अंदर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। अब देखो, नजराना केड़ंगू है। नजराना जो कर है, राजा के बड़े पुत्र की शादी पर सामंत व अन्य जो जागीरदार है वो देते थे। मान लो कोई राजा है और राजा के बड़े पुत्र की शादी, अब वैसे तो निवेड़ है नहीं भाई, राजा के तो कितने सारे भी पुत्र हो सकते हैं। मान लो राजा के 50 पुत्र है, श्वेतराम जी से 100 पुत्र, तो भाई ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पुत्रों की शादी के समय नजराना देंगे, नहीं। जो बड़ा पुत्र होगा ना, सबसे बड़ा पुत्र होगा, उसकी जब शादी होती है तब इनको क्या देना पड़ेगा? नजराना देना पड़ेगा। किस किस को देना पड़ेगा? तो सामंत देंगे और जागीरदार, जो अन्य जागीरदार है वो देंगे। किसकी शादी पर? राजा के बड़े पुत्र की शादी पर। जैसे हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर पढ़ा था चौरी कर, और चौरी कर जो था ठिकानेदार, यानी गांव के अंदर किसी की भी लड़की की शादी है, चौरी मांडी जा रही है, तो वहां पर 5 रुपए जो है वो चौरी कर के रूप में देने पड़ते थे लड़की के पापा को। क्यों? क्योंकि भाई वो अगर राजा ले सकते हैं किससे? ठिकानेदार से या सामंत से या जागीरदार से, तो बेचारा सामंत, ठिकानेदार, जागीरदार वो कहां से लाएगा? तो वो प्रजा से लेगा, जनता से लेगा। तो ये जो कर है उसको हम क्या कहेंगे कि भाई नजराना जो है ये राजा के बड़े पुत्र की शादी पर सामंत व अन्य जो जागीरदार थे जिनसे लिया जाता था या जो देते थे। एक आता है साथियों तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर, राजा के तीर्थ यात्रा पर जाने पर भेंट आदि दिए जाते थे। राजा किसी यात्रा के ऊपर जा रहा है, मान लो तीर्थ यात्रा के ऊपर जा रहा है, तो जो सामंत व जागीरदार है ना वो अलग अलग भेंट लेकर आएंगे। ये लो महाराज ये मेरी तरफ से, ये लो महाराज मेरी तरफ से। क्यों? राजा ज्यादा है भाई, उसको सारे के सारे सामंत आए और आकर उसको भेंट दे, बोले महाराज आप तीर्थ यात्रा कर पे जा रहे हो। तो कौन सा महाराज यानी बलिदान देने के लिए जा रहा है क्या? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है तो टैक्स देने की क्या आवश्यकता? लेकिन वो वहां की परंपरा थी, क्योंकि हमने देखा कि मध्यकाल के अंदर मुगलों का प्रभाव बढ़ गया था, और मुगलों का प्रभाव बढ़ने के बाद में सामंतों को तंग किया जाने लगा था। मोटी मोटी बात आई है कि सामंतान तंग करने लग गया। तो यहाँ पर कौन सा कर हो गया? तीर्थ यात्रा कर। मैंने सबसे पहले उत्तराधिकारी शुल्क बताया, उत्तराधिकारी शुल्क समझ में आया। इस उत्तराधिकारी शुल्क को जोधपुर में पेशकशी और बाद में हुकुमनामा कहते थे, मेवाड़ मारवाड़ में नजराना कहते। नजराना ये होता है कि जो राजा के बड़े पुत्र की शादी होती है तब सामंत और जागीरदार जो है ये कर देते हैं। तीर्थ यात्रा कर, राजा की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कुछ भेंट दी जाती है जिसे क्या कहेंगे? तीर्थ यात्रा कर। अब देखो, इन सभी करों के कारण सामंत व जागीरदार जनता से अत्यधिक कर लेने लगे। अब हम किसान आंदोलनों को बड़ा बड़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं आप लोगों को कि भाई फलानी फलानी जगह पे ये किसान आंदोलन हुआ, जनता के ऊपर इतने कर लग गए। अरे तो जनता के ऊपर टैक्स लगाएंगे नहीं तो जागीरदार बेचारे जाएंगे कहाँ पे? ठिकानेदार जाएगा कहाँ पे? ये जनता पे टैक्स लगाएगा। 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, वो टैक्स जनता से इसलिए लिया जाता क्योंकि इधर राजा जो है उसने नाक में दम कर रखा है सामंत के और या जागीरदार के, तो सामंत या जागीरदार जनता के नाक में दम करेगा। क्योंकि अलग अलग परगणों के, मान लो जैसे एक कोई बड़ा क्षेत्र है उसको अलग अलग प्रांतों के अंदर विभाजित कर दिया, एक प्रांत के इसको सामंत बना दिया, एक प्रांत का इसको सामंत बना दिया। अब राजा तो इस जो प्रांत है उनकी जनता के पास में जाएगा नहीं, तो उनकी जनता के पास में कौन जाएगा? तो जिसको सामंत बनाया था ना
वो सामंत उस प्रजा से, उस जनता से क्या लेगा, टैक्स लेगा। तो ये उत्तराधिकारी शुल्क था। कौन सा शुल्क था, उत्तराधिकारी शुल्क। आई होप कि आपको बात जो है वो समझ में आ रही है। उसके बाद में है सैनिक, सामंतों की सैनिक सेवा। अब देखो सामंतों से सैनिक सेवा भी ली जा रही है, इतने सारे टैक्स भी लिए जा रहे हैं और फिर भी ये क्या कर रहे हैं, सैनिक सेवा। और हालांकि ये सामंत व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं, किसके ऊपर आधारित थी, रक्त संबंध के ऊपर आधारित थी। परंपरागत रूप से सामंत राजा को सैनिक सेवा देते थे। परंपरागत रूप से राजा को सैनिक सेवा देते थे कौन, सामंत। ये दो प्रकार की थी जो सैनिक सेवा दिया करते थे सामंत। ये कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। एक तो युद्ध के समय, एक तो कब देंगे, युद्ध के समय, और दूसरी कब देंगे, शांति के समय। दो प्रकार की यहां पर सैनिक सेवा देंगे। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो युद्ध के समय में देंगे और दूसरी कब देंगे, शांति के समय में। युद्ध के समय राजा सामंतों के पास खास रुक्का भेजकर, रुक्का का मतलब होता है बुलाना, रुक्का का मतलब होता है बुलावा, है ना। युद्ध के समय जो है राजा वो सामंतों के पास में खास रुक्का भेजकर, जमियत, जमियत का मतलब होता है सेना। ये नाम ध्यान रखना, रुक्का का मतलब होता है बुलाना, जमियत का मतलब क्या होता है, सेना। तो जमियत सेना सहित सेवा में उपस्थित होने के लिए कहता था। जब मान लो कोई युद्ध की स्थिति आ जाए, जैसे राज सिंह की बात करें, मेवाड़ वाले जो राज सिंह थे वो किसके साथ में शादी करने वाले थे भाई, चारुमती के साथ में शादी करने वाले थे। उसी टाइम में उनको पता चला कि औरंगजेब अटैक करेगा। उन्होंने किसको रुका भेजा, उन्होंने जो रतन सिंह चुंडावत था, सलूम्बर का सामंत रतन सिंह चुंडावत, उसको बुलाया, बोल तुम आओ। क्यों, क्योंकि भाई युद्ध की स्थिति है तो खास रुका भेजकर तो बुलाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं आएगा। बड़ा प्यार से उसको, भाई साहब आपको आना पड़ेगा, है भाई। मतलब जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हर किसी को भाई बनाना पड़ता है और उसके सामने हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं। शांति के समय देखो, युद्ध के समय तो रुक्का भेजकर बुलाया था, शांति के समय वर्ष में एक बार निश्चित अवधि के लिए अपनी जमियत यानी सेना सहित उपस्थित होना होता था। सामंतों को शांति के समय एक निश्चित अवधि के लिए, वर्ष में एक बार एक निश्चित अवधि होती है कि इतने से इतने दिन तक आपको अपनी सेना के साथ में मेरी सेवा के अंदर रहना पड़ेगा। देखो शांति के समय शासक, शांति के समय लिख लेना यहाँ पे, शांति के समय शासक की सेवा में उपस्थित होकर राज कार्य में सहयोग करते थे। सामंत जो थे ना, ये शांति के समय राजा की सेवा में उपस्थित होकर राज कार्य के अंदर सहयोग करते थे। निश्चित अवधि के अतिरिक्त कुछ विषय अवसर एवं त्योहार, कुछ विषय अवसर एवं त्योहार, निश्चित अवधि के जो अलावा है इसको त्योहार, कुछ एक त्योहार है जैसे दशहरा, अक्षय तृतीया आदि पर दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। सामंतों को निश्चित अवधि के अलावा कुछ त्योहार थे जैसे दशहरा, अक्षय तृतीया आदि पर दरबार के अंदर उपस्थित होना पड़ता था। राजा जो है ये अपने परिवार की महिला को तीर्थ यात्रा व अन्य किसी यात्रा पर जाने पर सामंतों को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देता था। ये है सामंतों के ऊपर कर व्यवस्था। उसके बाद में हम बात करेंगे सामंतों की श्रेणियों की। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम बात करते हैं कि सामंतों की क्या क्या श्रेणियां थी। लो जी, ये आ गया अपना दूसरा पेज। इसके अंदर देखो, इसमें है सामंतों की श्रेणियां। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सामंतों की श्रेणियां। ये श्रेणियां खास तौर से रट लेना भाई, श्रेणियों से सीधा प्रश्न उठेगा, इनको खास तौर से रटना आपको। सामंतों की श्रेणियां पढ़ेंगे। देखो मध्यकाल में सामंतों की श्रेणियां व पद प्रतिष्ठा भी निर्धारित कर दी गई। मध्यकाल से पहले इनकी कोई श्रेणियां नहीं थी, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं हुआ करती थी, लेकिन मध्यकाल के बाद में जो है वो इनकी श्रेणियां निर्धारित की गई और साथ में इनकी पद प्रतिष्ठा जो है वो निर्धारित कर दी। कहने का मतलब मोटी मोटी बात है कि भाई ऊंचा पद और नीचा पद इस प्रकार से उनको अलग अलग श्रेणियों में रख दिया। जैसे ये उच्च कोटि की है तो इनको उच्च श्रेणी में रखो, इनसे कोई काम धंधा नहीं करवाया जाएगा, किसी प्रकार की चाकरी नहीं करवाई जाएगी, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है वो मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए है।
यह व्यवस्था जो है वो मुगल मनसबदारी पर आधारित थी। किसके ऊपर आधारित थी? मुगल मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, परंतु पूर्णतः उसके अनुसार नहीं थी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित जरूर थी, परंतु पूर्णतः मुगल मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। कैसे नहीं थी? देखो कि भाई मुगल मनसबदारी जो थी वो यानी दी जाती थी जैसे पैसों के आधार पे, भाई ये तकड़ा आदमी है तो इसको इतनी मनसबदारी मिल गई, है ना। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो उसके आधार पर पूर्णतः उसके जैसी नहीं थी, ऐसे कह सकते हैं, या उसके अनुसार नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था नौकरशाही व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था देखे ना तो मनसबदार जो होते थे वैसे मोटा मोटा नौकरी होता है, क्या होता? नौकर। नौकरशाही व्यवस्था थी जिसका या जिसके निर्धारण जो है वो आय के आधार पर होता था। किसके आधार पे होता था? आय के आधार पे। जिसके पास में ज्यादा मनसब है वो तो उच्च कोटि का, जिसके पास में कम मनसब है वो निम्न कोटि का। तो इनको आय के आधार पे हो जाएगा। किसके आधार पे हो जाएगा? आय के आधार पर। इनका निर्धारण जो है ये किसके आधार पे होता है? आय के आधार पर होता है। राजस्थान में सामंतों की श्रेणियों का विभाजन जो है ये कुलीय प्रतिष्ठा एवं पद के आधार पर होता था। राजस्थान के अंदर सामंतों की श्रेणियों का निर्धारण जो है वो एक तो कुलीय प्रतिष्ठा और एक पद के आधार पर इनकी श्रेणियां जो है वो बांटी गई है। ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य की श्रेणी व्यवस्था अलग थी। जैसे मारवाड़ में 4 श्रेणियां थी। मारवाड़ में कितनी श्रेणियां थी? 4 श्रेणियां थी। एक तो थे राजवी। कौन थे? राजवी। नाम सारों का ध्यान रखना है। दूसरे कौन थे? सरदार थे। तीसरे कौन से थे? गनावत थे। और चौथे कौन से थे? मुत्सदी। मारवाड़ के अंदर टोटल 4 श्रेणियां थी। कितनी? 4 श्रेणियां थी। एक तो राजवी हो गए, दूसरे सरदार हो गए, तीसरे गनायत हो गए, चौथे मुत्सदी। ये मारवाड़ के हैं। राजवी कौन होते हैं? देखो राजवी जो है ये राजा के 3 पीढ़ियों के निकट संबंधी होते थे। राजवी जो है ये राजा के 3 पीढ़ियों के क्या होंगे? निकट संबंधी होंगे, यानी 3 पीढ़ी तक जो है वो राजा के निकट रहेंगे। कौन से? राजवी। ठीक है, यानी सबसे उच्च कोटि के होंगे। इन्हें रेख, हुक्मनामा, चाकरी से मुक्त रखा जाता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो उच्च कोटि के सामंत हुआ करते थे ना उनसे चाकरी वगैरह नहीं करवाई जाती थी, उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स वसूल नहीं करवाया जाता था, कोई काम धंधा भी नहीं करवाते थे। कोई मोटा काम आ जाता, मान लो जैसे सलूम्बर के चुंडावत को बुलाया था, तो वैसा अगर कोई काम आता है फिर इनकी आवश्यकता बढ़ती है, अन्यथा इनको तंग नहीं किया जाता है। मेवाड़ में सामंतों की साथियों 3 श्रेणियां थी। 3 श्रेणियां। मेवाड़ में सामंतों को उमराव कहते थे। ये प्रश्न पूछा भी गया है। मेवाड़ के जो सामंत है जिनको क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। इसमें जो प्रथम श्रेणी है इसमें 16 सामंत हुआ करते थे। कितने सामंत थे? 16 सामंत। मेवाड़ के अंदर 3 श्रेणियां हैं जिन्हें उमराव कहेंगे। प्रथम श्रेणी में कितने सामंत होंगे? 16 सामंत। कितने होंगे? 16 सामंत। दूसरी श्रेणी में साथियों 32 सामंत होंगे। कितने सामंत होंगे? 32 सामंत होंगे। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत है, दूसरी श्रेणी में 32 सामंत है, और तीसरी श्रेणी जो है इसके अंदर कई सौ सामंत थे। कई सौ सामंत थे। प्रथम में 16, दूसरी में 32 और तीसरी में कई सौ सामंत थे। मारवाड़ में 4 थे, राजवी, सरदार, गनावत और मुत्सदी। और इसके अलावा मेवाड़ के अंदर 3 श्रेणियां हैं। पहली में 16, दूसरी में 32, तीसरी में कई सौ हो जाते हैं। प्रथम श्रेणी के जो 16 सामंत थे ना, इसके ऊपर तो सलूम्बर के सामंतों का विशेष अधिकार था। इसको तो वो नहीं छोड़ते। सलूम्बर वाले जो है ना चुंडावत, ये इस 16 जो प्रथम जो श्रेणी है इसको तो नहीं छोड़ते थे, ये तो इन्हीं की रहेगी। महाराजा की अनुपस्थिति में नगर का शासन, प्रशासन और सुरक्षा का दायित्व जो है वो कौन देखते थे? तो राजा अगर नहीं है ना तो शासन का जो किसी भी प्रकार का प्रशासन, शासन, सुरक्षा व्यवस्था, सारा का सारा काम जो है ये सलूम्बर वालों का था। मतलब राजा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई था मेवाड़ में तो सलूम्बर के चुंडावत थे। कौन थे? सलूम्बर के चुंडावत। और क्या गाथा बताई सलूम्बर के चुंडावतों की, मैं बार बार जब भी
मेवाड़ पढ़ाता हूं तो मेवाड़ के अंदर सबसे ऊपर जो है वो मैं सलुम्बर के चुंडावतों को मानता हूं। क्यों? क्योंकि चुंडावतों ने अपना बलिदान दिया था। मैं मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन फिर भी जो सलुम्बर के चुंडावत थे ना, उनका एक अलग योद्धा था मेवाड़ के अंदर, एक अलग ही स्थान रखते थे और एक अलग ही विशेषता थी सलुम्बर के चुंडावतों की। तो मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूं भाई उनका, सलुम्बर के चुंडावतों का। देखो, जयपुर में पृथ्वीराज कछवाहा के समय सामंतों की श्रेणियों का विभाजन हुआ था। जयपुर में पृथ्वीराज कछवाहा जो है, इसके समय में सामंतों की श्रेणियों का विभाजन हुआ। यह इनके 12 पुत्रों के नाम पर स्थायी जागीर चली, जिन्हें कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। भाई आमेर या जयपुर की 12 कोटड़ी प्रसिद्ध है। किसके समय की है? पृथ्वीराज कछवाहा के समय की। इसने अपने 12 पुत्रों के नाम पर, इसने अपने 12 पुत्रों के नाम पर अपने राज्य को 12 भागों में बांट दिया था, जिसको 12 कोटड़ी कहते हैं। एक इसका पुत्र था जिसका नाम था सांगा। क्या नाम था? सांगा। ये पृथ्वीराज कछवाहा जो खानवा का युद्ध होता है, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए जाता है और सांगा की वीरता देखकर अपने पुत्र का नाम भी क्या निकाला था? सांगा निकाला था, जिसके नाम पर सांगानेर शहर बसा था। कौन सा शहर बसा था? सांगानेर। और सांगानेर साथियों जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। कोट्टा में सामंत जो है ये राजवी कहलाए थे। कोट्टा में सामंत क्या कहलाए थे? राजवी कहलाए थे। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 30 थी। कितनी थी? 30 थी। कोट्टा में जो सामंत है ये राजवी कहलाए थे और इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या साथियों 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। इनमें सबसे अधिक संख्या हाड़ा चौहानों की थी। कौन से चौहानों की थी? हाड़ा चौहानों की। कोट्टा में सर्वाधिक अगर सामंतों की संख्या की बात करें तो कौन से चौहानों की थी? हाड़ा चौहानों की। हाड़ा चौहानों की थी। बीकानेर में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। बीकानेर में कितनी थी? 3। मारवाड़ पड़ा 4 श्रेणियां। मेवाड़ पड़ा 3 श्रेणियां। जयपुर में कितने भागों में बांटा? 12 भागों में। कोट्टा में क्या कहलाए? राजवी कहलाए। बीकानेर में कितनी श्रेणियां हैं? 3। प्रथम श्रेणी में वंशानुगत सामंत। वंशानुगत सामंत जो बिक्का के परिवार से थे। पहली श्रेणी में बिक्का के परिवार वाले। दूसरी श्रेणी में अन्य रक्त संबंधी वंशानुगत सामंत हो जाएंगे। तृतीय श्रेणी में अन्य राजपूत थे। बीकानेर में तीसरी श्रेणी में अन्य राजपूत थे, जिनमें बीकानेर में राठौड़ शासन स्थापित होने से पूर्व शासक परिवार के सदस्य थे एवं बाटी एवं सांखला परिवार के भी थे। शासक परिवार के भी थे और साथ में बाटी और सांखला परिवार के थे। इसके बाद में अपना थोड़ा बहुत और बचता है श्रेणियों के अंदर, वो भी मैं अभी करवा देता हूं। उसके बाद में हम आगे जो है इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे और अगली व्यवस्था पढ़ेंगे मध्यकाल के अंदर। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना अगला पार्ट है। इसमें अगले पेज के अंदर देखो, हमने पिछले पेज के अंदर मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और इसके अलावा कोटा के सामंतों की श्रेणियों की बात कर ली थी। एक आपको जैसलमेर के सामंतों की श्रेणी जो है ये और याद रखनी है साथियों। जैसलमेर में बाटी रावल हरराज बाटी के शासन काल में सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। तो जैसलमेर के अंदर हरराज बाटी था ना, उसके समय में तो ये जो चित्रशैली का विकास होता है और इसके समय में ही सामंत व्यवस्था प्रारंभ होती है। और ये सामंत व्यवस्था जो है वो श्रेणी के रूप में, ठीक है, श्रेणी व्यवस्था के रूप में प्रारंभ होती है। इसमें 2 श्रेणियां थी साथियों, एक तो डावी और दूसरी जीवनी। जी यहाँ पर कौन क्या करेंगे? ओ डायो आता है, ओ डायो आता है, ओ जीवनो आता है, ऐसे नहीं कहते। तो डाई यानी कि बाई और जीवनी यानी कि दाई। 2 श्रेणियां थी। कहां पे? जैसलमेर में, एक दाई और एक दूसरी जीवनी, ठीक है। उसके बाद में देखो, इसके बाद में है सामंतों की अन्य श्रेणियां। इसमें 2 प्रमुख थे, एक बोमिया सामंत और दूसरे ग्रासिया सामंत। एक बोमिया सामंत होंगे और दूसरे ग्रासिया सामंत। बोमिया सामंत कौन से हैं? जिसने गांव या सीमा के लिए बलिदान दिया हो
उसे जागीर से कभी बेदखल नहीं किया जाएगा। ये भूमिया सामंत की श्रेणी में आएंगे। जिस सामंतों ने गांव या सीमा की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया हो वो भूमिया सामंतों की श्रेणी में आएंगे। उनसे कभी भी उनकी जो जागीर है वो छीनी नहीं जाएगी या इनसे जागीर से बेदखल इनको नहीं किया जाएगा। भूमिया जो है ये दो श्रेणी के थे। एक मोटे दर्जे के भूमिया। अब मोटे दर्जे के भूमिया जो होते थे ना, इनका कोई दायित्व नहीं हुआ करता था। दायित्व का मतलब किसी भी प्रकार का इनके ऊपर दबाव, बोझ, वजन जैसा कोई काम नहीं था। ये मोटे दर्जे के भूमिया हैं। छोटे दर्जे के जो भूमिया हुआ करते थे, इन्हें राजा को लगान तो नहीं देना पड़ता था। लगान तो नहीं देते थे छोटे दर्जे वाले भी, परंतु ये राज्य प्रशासन को कुछ सेवाएं देते थे। यानी इनको राज्य प्रशासन को कुछ सेवाएं देनी पड़ती थी। इनमें से मुख्य सेवा कौन सी है? डाक पहुंचाना, आवश्यक सूचना पहुंचाना, खजाने की सुरक्षा, अधिकारियों की सरकारी यात्रा के समय ठहरने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था करना। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। दो बातें ध्यान रखना, भूमिया छोटे दर्जे के और भूमिया मोटे दर्जे के। छोटे दर्जे के जो होते हैं इनसे लगान तो नहीं लिया जाता लेकिन सेवाएं ली जाती है। मोटे दर्जे वालों को किसी प्रकार का इनका कोई दायित्व नहीं होता है। ग्रासिया सामंत कौन से होते हैं? ये अपनी सेवा के बदले भूमि की ग्रास यानी उपज का उपयोग करते थे। सेवा के बदले भूमि की जो उपज हुआ करती थी ना, उसका प्रयोग करते थे। कौन से सामंत? ग्रासिया सामंत। यदि ग्रासिया अपनी सेवा में किसी भी प्रकार की डील दिखाते तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। उसे भूमि से क्या कर दिया जाएगा? बेदखल कर दिया जाएगा। यहां तक साथियों अपनी सामंत व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। मध्यकालीन राजस्थान की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। और इसके बाद में आप सभी से गुजारिश है कि हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब का चैनल इसी नाम से है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर बाकी का मैटर जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।